हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा ट्रेडिंग राइट्स दिया जाता है। एक चार्टर ग्रांट किया जाता है जिसमें उनको ट्रेडिंग राइट्स दिया जाता है। 1608 में वो इंडिया आते हैं एज अ ट्रेडर और 1611 में मछलीपट्टनम से अपने ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। 1612 में वो सूरत में पहली फैक्ट्री अपने इस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ से उनकी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत होती है इंडिया में। कहानी बदलता है 1757 में, जब बैटल ऑफ पलासी होता है। बैटल ऑफ पलासी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में फाइट करती है। सिराजुद्दौला को हराया जाता है ड्यू टू ट्रेजरी ऑफ मीर जाफ़र, और उसके बाद यहाँ से नवाब रूल जो है बंगाल में उसका एंड होता है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है उसका स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है और कंपनी जो है धीरे धीरे ट्रेडर्स से रूलर्स की तरफ शिफ्ट करती है। फाइनल विक्ट्री, जो फाइनल मोमेंट जहाँ पे इकोनॉमिक कंट्रोल मिलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? 1764 में होता है और उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। तो 1764 में क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मीर कासिम के अगेंस्ट क्या करती है, मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम टू जो कि उस समय के मुगल एम्पायर थे उनके अगेंस्ट में फाइट करती है और उनको हराती है। तो यहाँ से उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दीवानी राइट्स दी जाती है। दीवानी राइट्स दी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें दीवानी राइट्स क्या होता है? राइट्स ओवर रेवेन्यू, राइट्स ओवर रेवेन्यू। तो ये जो राइट्स ओवर रेवेन्यू है ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो प्रोविंसेस हैं, उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके सारे रेवेन्यू को कलेक्ट करने का राइट किसको दिया जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था जब ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक कंट्रोल रिचेस्ट प्रोविंस की ले ली थी और यहाँ से ब्रिटिश रूल का इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट होता है। बंगाल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो इंडिया के रिचेस्ट प्रोविंस में से एक था, मेजर ट्रेड सेंटर था, फर्टाइल एग्रीकल्चर था, ह्यूज पॉपुलेशन था जिसके कारण ह्यूज रेवेन्यू होती थी। तो जो ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल हुआ जब बंगाल पे, तो वहाँ से उनको क्या मिल गया? वहाँ से उनको बहुत सारी मनी मिली। अब इस मनी से वो लोग क्या करते थे? अपनी आर्मी को बिल्डअप करते थे। उसके बाद क्या मिला? रिसोर्स मिला, रिसोर्स मिला टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द इंडिया। उसके बाद एक परमानेंट पावर बेस मिल गया। एक परमानेंट क्या मिल गया? पावर बेस मिल गया। अब यहाँ से लेकर 1857 तक सब कुछ सही चली। कंपनी जो है वो रूल करने लगी इंडिया में, लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन है उसको दिखा कि यहाँ के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो उनको, और साथ ही साथ धीरे धीरे जब 1857 में सिपाही म्यूटनी हुआ तब ब्रिटिश क्राउन जो है उसको ये ज़रूरत लगी कि अब इंडियंस को भी शामिल करना पड़ेगा और कंपनी पे धीरे धीरे कंपनी से अपना कंट्रोल जो है अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली जाके 1858 में क्राउन रूल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फॉर्म में, और 1857 से लेके 1858 से 1947 तक क्राउन रूल चलता है। 15 अगस्त 1947 में फाइनली इंडिया जो है इंडिपेंडेंस गेन करता है और उसके बाद उसके बाद इंडियंस को, जब इंडिया आज़ाद होने वाला था तब एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी। तो एम.एन. रॉय जो है हमारे, उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने ही बोला था 1934 में कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की ज़रूरत है जो कि क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन बना के देगी। तो यहाँ से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसके वेरियस फीचर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए जाते हैं। तो इसलिए जो पॉलिटी है, हमारा जो इंडियन पॉलिटी है
उसमें ब्रिटिश रूल का बहुत सारा रूट हमको दिखता है। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब हम लोग धीरे धीरे इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं कि कैसे जब 1773 में पहला एक्ट आता है, 1773 से लेकर 1858 तक जो रूल आए, इसको कंपनी रूल, जो एक्ट आए यहाँ तक कंपनी रूल था। तो जो भी एक्ट आए वो कंपनी रूल के अंतर्गत आए थे। उसके बाद 1858 से 1947 तक क्राउन रूल रहा। तो एक एक करके इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सेवनटीन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसका एक अपना बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सबसे पहले क्या था? फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन को लगने लगा कि कंपनी के अफेयर्स को अब रेगुलेट करने की बारी आ गई है, समय आ गया है। इसीलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का लाया। इसने पहली बार जो कंपनी की जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थी उसको रिकॉग्नाइज किया, और साथ ही साथ इसने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन भी रखा। तो ये तीन इसका सिग्निफिकेंस हुआ। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें क्या क्या किया गया? इसमें सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो मेन प्रेसिडेंसी थी, जो उस समय बहुत ज़्यादा पावर में थी, इनके अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। अब जो बंगाल के जो गवर्नर है उनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बाकी जो दो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इनको इनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो रूल है वो, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज हो रहा है, धीरे धीरे सेंट्रलाइज होगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड बैरन हास्टिंग। साथ ही साथ एक और चीज़ थी कि इनको 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी इनको असिस्ट करने के लिए। उसके साथ ही साथ 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है कलकत्ता में। और जो पहले CJI थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे जो है वो इनके पहले फर्स्ट CJI थे। उसके बाद कंपनी जो करप्शन कर रही थी, उस करप्शन को रोकने के लिए जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको रोका गया किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज होने से, कोई ब्राइब्स लेने से, इनसे रोका गया। साथ ही साथ जो कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जो कि कंपनी के अफेयर्स को क्या करेगी? रेगुलेट करेगी और रिपोर्ट बना के ब्रिटिश क्राउन को देगी, जो भी रेवेन्यू, सिविल या मिलिट्री मैटर्स थे सारे। अब कुछ कमी रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको अमेंड किया गया और जो भी डिफेक्ट थे उसको रेक्टिफाई किया गया। और 1781 का एक एक्ट आता है जिसको हम अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या थे? तो मेनली इसमें क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी, जो ज्यूरिस्डिक्शन थी, उसको कम किया गया। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो किन किन पर लागू नहीं होगा? सबसे पहला तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी जो काउंसिल है उस पर लागू नहीं होगा। उसके बाद कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, कंपनी के सर्वेंट्स पे लागू नहीं होगा। जो रेवेन्यू मैटर्स हो गया। तो ये जो चीज़ें थी, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके काउंसिल या कंपनी के सर्वेंट्स
ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्शन लेते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाती है। उसके बाद जो रेवेन्यू मैटर है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। लेकिन और एक चीज़ और की, जो अपील्स थी प्रोविंशियल कोर्ट की, जो अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर किसके पास जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल के पास जाएगा। साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एम्पावर्ड किया गया कि आप जो है प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। एक चीज़ इसमें हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सटेंड करके ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता पर कर दिया गया। जितने भी लोग थे कलकत्ता के सारे लोगों पे अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगे। और जो अगर कोई मुस्लिम है तो एज पर मुस्लिम लॉ उसको ट्रीट किया जाएगा, और अगर कोई हिंदू है तो एज पर हिंदू लॉ उसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स थे, ठीक है। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे कौन था, सर विलियम पिट। इसका क्या इम्पोर्टेंस था, इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार जो कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन है, कंपनी की जो कॉमर्शियल फंक्शन है उसको देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। और जो काम पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करती थी, यानी सिविल रेवेन्यू या मिलिट्री मैटर्स जो है, इसको पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखती थी। अब इसको देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इन सब मैटर पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिपोर्ट देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो कॉमर्शियल फंक्शन है उसको देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। तो इस तरीके से क्या किया गया, डबल गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया गया। इसको जो है इस एक्ट, जब ये एक्ट आया तो ये कहा जाने लगा कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है। मतलब अब इससे साफ साफ दिख रहा था कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो धीरे धीरे शिकंजा कसते जा रही है कंपनी के अफेयर्स पे। साथ ही साथ ये सुप्रीम कंट्रोल दे देता है कंपनी के अफेयर्स पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर किसको, ब्रिटिश क्राउन। मतलब जो भी एक्ट्स अभी तक हमने देखे उसमें धीरे धीरे ये दिख रहा है कि जो क्राउन है वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले रही। अब आते हैं एक्ट ऑफ 1786 पे। तो एक्ट ऑफ 1786 के तहत जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसको बनाया जाना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पर इसने 2 शर्त रखी ब्रिटिश क्राउन के सामने। पहला शर्त ये कि इसको स्पेशल केस में इसके पास ओवर राइडिंग पावर होनी चाहिए, कि वो काउंसिल के जो डिसीजंस हैं उसको ओवर राइड कर सकता है, और साथ ही साथ इसको CNC कमांडर इन चीफ भी बनना था। इन दोनों शर्तों को हालांकि मान लिया गया और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया अंडर द एक्ट ऑफ 1786। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट